हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, जॉर्ज पंचम की नाक। ओके डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जॉर्ज पंचम की नाक। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवास दिखाई देता है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। देखिए बेटा, इंग्लैंड की जो महारानी थी उसे कहाँ आना था? भारत में आना था। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी के भारत आने के समय टूटी नाक वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति को बने रहना भारत के सरकारी तंत्र को बड़ा नागवार लग रहा था कि वे रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो रानी थी, वो कहाँ आ रही थी? भारत में आ रही थी। और भारत के जो लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि रानी आए। ठीक है, और सरकारी तंत्र के लोगों को लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। वह मूर्ति की नाक लगवाने को आतुर हो उठे। उन्हें ये लगा कि क्या करें जिससे इस मूर्ति पर नाक लगाया जाए। सरकारी अधिकारियों ने मूर्ति की नाक लगाने के लिए बेटा अपनी नाक का सवाल बना लिया। उन्होंने क्या सोचा, अगर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं लगी तो समझो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वे इस समस्या से बड़े चिंतित और बदहवास दिखाई दे रहे थे। सरकारी तंत्र की यह बदहवासी उनकी स्वाभिमान शून्य मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र की यह सोच और उनका आचरण हास्यास्पद तो है ही, साथ ही वह भी कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव को कलंकित करने वाला भी है। यदि इन शासक प्रशासकों में थोड़ा भी स्वाभिमान और अगर आत्मसम्मान का भाव होता बेटा, तो गुलामी और क्रूरता के प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर न होकर किसी म्यूजियम के कोने में रखी होती। मानसिक गुलामी से ग्रस्त सरकारी तंत्र इस हद तक गिर चुका है कि वह लालची मूर्तिकार के अपमानजनक प्रस्तावों को भी स्वीकार करता है और अंत में जॉर्ज पंचम की नाक की खातिर भारत की नाक कटवा देने जैसे अक्षम्य अपराध भी कर डालते हैं। तो देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई दी, उससे उनकी इस मानसिकता का पता चलता है कि भारत के लोग स्वतंत्र होने के बाद भी मानसिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है। और लास्ट में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए भारतीय व्यक्ति की नाक को कटवाकर अक्षम्य अपराध कर डाला। अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य ना हो। ठीक है, आगे समझिए। सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? देखिए बेटा, रानी एलिजाबेथ कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। और कहाँ आ रही थी? भारत में आ रही थी। अब रानी एलिजाबेथ का जो टेलर था, दर्जी था, उसको ये चिंता हो रही थी कि रानी हिंदुस्तान जा रही हैं। वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे के समय उसके द्वारा पहने जाने वाली जो पोशाकें थी, वह रानी के मिजाज और समय के अनुकूल पोशाकें तैयार करना चाह रहा था। दर्जी की यह परेशानी एक सीमा तक ठीक भी है। वह रानी का वेतनभोगी कर्मचारी था। उसका कर्तव्य था अपने काम से रानी को खुश रखना। अतः रानी की शान और रुचि के अनुकूल वस्त्र सिलने में ही उसकी भलाई थी। देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की
परेशानी का कारण ये था कि रानी जब हिंदुस्तान जा रही थी तो वो हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर उनकी कैसी पोशाक बनानी चाहिए, कैसी ड्रेस हो, ठीक है। और दर्जी को ये भी चिंता थी क्योंकि जो दर्जी था वो रानी का वेतनभोगी कर्मचारी था। उसका कर्तव्य था अपने काम से रानी को खुश करना। अतः रानी की शान और रुचि में भी अनुकूल वस्त्र सिलने में ही उसकी भलाई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। देखिए, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट का अर्थ है किसी वस्तु को बिल्कुल नया रूप प्रदान करना, काया पलट, ओके। किसी वस्तु को बिल्कुल नया रूप प्रदान करना। अतः नई दिल्ली को हर तरह से एक शाही मेहमान की शान के अनुरूप सजाया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कौन आ रहा था? रानी। कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। रानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। इस तरह की गंदगी हटवाई गई होगी, सड़कों की नई नवेली बनवाया गया होगा, सड़कों के किनारों के भवनों तथा सरकारी इमारतों की मरम्मत, रंगाई पुताई कराई गई होगी, बिजली की सजावट, फव्वारे, इन्हें सब चालू कराया गया होगा तथा यातायात का सुप्रबंध आदि कार्य भी कराए गए होंगे, ठीक है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होना, किसी वस्तु को बिल्कुल नया रूप प्रदान करना। और वास्तव में यही हुआ था। जब रानी एलिजाबेथ ने आना था तो दिल्ली को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया था, तथा हर जगह साफ सुथरी, ठीक है, और सड़क किनारों के भवनों तथा सरकारी इमारतों की मरम्मत, उनकी रंगाई पुताई कराई गई, बिजली की सजावट की गई, ठीक है, फव्वारों को चालू कराया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन और दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, ठीक है। इस प्रकार के पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखिए, आज की जो पत्रकारिता एवं सुसंगठित व्यवसाय का रूप ले चुकी है, पाठक संख्या बढ़ाने की होड़ में, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग अखबार पढ़ें, मनोरंजन की सामग्री को अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है। प्रसिद्ध और लोकप्रिय हस्तियों के निजी जीवन से संबंधित बातों को प्रकाशित करना इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। समाज का युवा वर्ग इन हस्तियों को अपना आदर्श बनाकर उनके पहनावे, उनके खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, फैशन आदि का अनुकरण करता है। मनोरंजन का भी जीवन में महत्व है, लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। समाचार पत्रों को अपने सामाजिक दायित्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल अपना व्यावसायिक हित साधने के लिए, ठीक है, सिर्फ अपना व्यावसायिक हित साधने के लिए सस्ते मनोरंजन को परोसना पत्रकारिता को शोभा नहीं देता, ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें खैर, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? देखिए बेटा, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली सामग्री जनता को और विशेषकर युवा पीढ़ी को
गहराई से प्रभावित करती है। युवा वर्ग अपनी हस्तियों की वेशभूषा, ठीक है, उनके हाव भाव, रहन सहन को अपनाने में विशेष रुचि लेते हैं। इससे वे अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। युवा वर्ग की शिक्षा और उसके भविष्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये 4th क्वेश्चन तक आपको समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। सबसे पहले उसने मूर्ति के प्रयोग में किए गए पत्थर की खोज में उसने सारे भारत के पर्वतों और पत्थरों की खोज का दौरा किया। ठीक है, कि ये मूर्ति जिस पत्थर से बनी हुई है उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया। असफलता मिलने पर उसने भारत के सभी प्रदेशों में स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों की नाप जोख की, लेकिन सभी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ठीक है बेटा। दूसरा उसने क्या किया कि सभी प्रदेशों में हर जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों की जगह जगह चौराहों पर मूर्तियां लगी हुई हैं, और उसने ये सोचा कि जिस भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठेगी तो उसकी नाक को लाकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा देंगे। ओके, तो इस कार्य में भी उन्हें असफलता मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से वो सारी नाकें क्या थी, सभी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। और अंत में उसने क्या उपाय दिया कि और तीसरा उपाय उसने क्या दिया, छोटे छोटे बच्चे भी सन 1942 में शहीद हुए थे, तो कहीं कहीं बच्चों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। जब उन बच्चों की मूर्तियों को ढूंढा गया तो उन बच्चों की मूर्तियों पे लगी नाक भी, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। और अंत में क्या किया गया, और कहानी के अंत में जगह जगह और कहानी अंत में किसी जीवित भारतीय की नाक काटकर, देखिए कितना गलत काम किया, किसी जीवित भारतीय की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर उस नाक को फिट किया गया। तो मूर्ति किसकी थी, पत्थर की, और उस पर जो नाक लगी वो जो नाक लगाई गई जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, वो एक भारतीय की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया। देखिए बेटा, कितना मतलब अपमानजनक, भारत की नाक कटाने योग्य सरकारी तंत्र वालों ने काम किया। स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से हमारे भारत के लोग स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी वो सोचते हैं कि हम किसी के बंधन में, और अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भारत की ही नाक कटाकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगवाई। ठीक है बेटा, तो कितने समझ आ गया आपको आंसर कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, कि मूर्तिकार ने क्या क्या किया, क्या क्या सुझाव दिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों में एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। देखिए ऐसी और कौन कौन सी बातें आई हैं। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी।
पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। ठीक है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इसके 6 ही क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। एक साथ सारे समझाऊंगी बेटा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। आज मैंने 6 क्वेश्चन समझाए हैं और 5 क्वेश्चन मैं आपको कल समझाऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी। फिर बाद में मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट आप क्लियर कीजिए और वर्क प्रॉपर करते रहो। ठीक है बेटा, होमवर्क नोटबुक में जो भी रिटन वर्क है उसे आप साफ सुथरी राइटिंग में लिखते रहिए। ओके, थैंक यू।